Good morning, dear students. I hope all of my children will be in good status of health and good rhythm of study. मुझे पता है कि इस समय बच्चे सैड रहते हैं क्योंकि उनको घर में रहना होता है, बट समय की मांग अभी यही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखें। आपको सैड नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट और बियर सैडनेस ऑन फेस ऑफ माई चिल्ड्रन। ओके, तो इस पे कुछ हो सकता है मैं कुछ लाइनें बोलूं और आपकी ये उदासी गायब हो जाए, तो मैं कोशिश करता हूं। कहते हैं कि पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी आगे बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी आगे बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संगदिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। रंग नस्ल जात भेद जो भी हो, आदमी से तो कमतर है। आप जिसको देखिए, ये जाति, वो पात, वो रंग, वो नस्ल नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। तो रंग नस्ल जात भेद जो भी हो, आदमी से तो कमतर है। इस हकीकत को तुम मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमें प्यार की बस्तियां बसानी है। नफरतों के जहान में हमें प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो पिछले सेशन में बेटे हमने मेटाबॉलिज्म से रूबरू हो रहे थे, है ना। तो हम मेटाबॉलिज्म से रूबरू हो रहे थे। तो मेटाबॉलिज्म आपको मैंने बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म है, इसने मुझे फ़ोन किया था और फिर बहुत परेशान था ये। बट मैंने फ़ोन करके मेटाबॉलिज्म को पूछा था कि ए मेटा भाई, तुम्हारा डेफिनेशन क्या है। तो बोला, सर आपके शरीर में, आप लोगों के शरीर में जितना टोटल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है ना, उन सभी का नाम एक ही है और वो मेरा नाम है। आई मीन मेटा भाई का नाम है। यानी सम टोटल of all chemical reactions occurring होता है, occurring in vivo, मतलब बॉडी के अंदर। आपको दो टर्म दिया था, लैटिन टर्म। कौन कौन? एक इन विवो, एक इन विट्रो। अगर शरीर के बाहर किसी ट्यूब वगैरह में रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा? इन विट्रो, और शरीर के अंदर इन विवो, है ना। अच्छा, आपको मैंने कल क्या बताया था बेटे, एक और बात, कि जो शरीर में रिएक्शंस हो रहा है वो लिविंग रिएक्शंस हो सकता है, क्योंकि वो चला जा रहा है, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं हो सकता, वो सजीव वस्तु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्शसनेस नहीं है। अभी आगे हम लोग कॉन्शसनेस डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा। और मैंने क्या बताया बेटे, फिर जब ये बहुत परेशान था मेटाबॉलिज्म, क्यों परेशान था? तो ये अपने बेटे को लेके परेशान था। इसने बोला कि सर मेरा ना 2 बेटा है, एक का नाम एनाबॉलिज्म है जो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं कहा अच्छा। और जो दूसरा बेटा है सर, छोटा वाला, वो तो इतना बदमाश है कि बस पूछिए मत, बहुत बदमाश है, तोड़ फोड़ करते रहता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों?
तो बोला सर जानते हैं ये ना छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके एक बड़ा चीज़ बना देता है। मैं कहा अच्छा, और ये बदमाश क्यों है? क्योंकि सर ये एक बड़ा चीज़ को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। मैं कहा अच्छा, यानी मैंने कहा मेटाबॉलिज्म को, मेटा भाई आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस करता है? नहीं, प्रोसेस सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, निर्माण। तो ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। और तब यानी ये कुछ बनाता है। तो क्या हम इसको बिल्डिंग अप रिएक्शन बोल सकते हैं? बिल्डिंग अप रिएक्शन नहीं, छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके ये बड़ा चीज़ बना देता है। तो मैंने कहा अरे भाई तो दोनों तो अच्छा काम कर रहा है। बोला नहीं सर ये तोड़ता फोड़ता बहुत है। तो ये क्या है बेटे, ये है ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी सब्सटेंसेस, यानी ये बिल्डिंग अप रिएक्शन है। नहीं, और ये कैसा रिएक्शन है बेटे, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन। ये ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन है। अच्छा, मैंने कहा कि मेटा भाई कुछ एग्जाम्पल देते तो मैं भी अपने बच्चों को समझा देता अच्छे से। बोला देखिए ना सर, ये क्या करता है एनाबॉलिज्म कि स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल को मिला करके तब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है। मैं कहा अच्छा, ये कहो ना कि छोटे छोटे चीज़ों को चुन के बड़ा चीज़ बना देता है। बोला हाँ सर ये तो इसीलिए बहुत अच्छा है ये। अब मैं बोला ये बदमाश क्यों? सर बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। मैंने बोला ये तो अच्छा करता है, ये तो अच्छा करता है, तो बदमाश क्यों? बोला सर देखिए ना ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये CO2 प्लस H2O को मिलाता है और थोड़ा सा सनलाइट का जो है हेल्प लेता है और बना देता है C6H12O6। मैं कहा ओ ग्लूकोज बना दिया इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो सर देखिए ना, वो बोला सिंपल मॉलिक्यूल है ये क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है ये। मतलब एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटे, सिंपल मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये क्या करता है, ये इसका उल्टा कर देता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ देता है। तो C6H12O6 टूट जाएगा किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना, प्लस एनर्जी। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटे, ये है फोटोसिंथेसिस का। किसका एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस का। और ये किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन का। आपके शरीर के अंदर रेस्पिरेशन में यही तो होता है क्या, आपका जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है जिसको आप श्वसन ईंधन बोलते हैं, जैसे बाइक में पेट्रोल डलता है तो वो उसका ईंधन हो गया, है ना। लेकिन आपके शरीर में एनर्जी कैसे बनता है, तो कौन ईंधन है, ग्लूकोज, जिसको हम रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक ATP यानी एनर्जी का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो ये रेस्पिरेशन है। तो मैंने मेटा भाई को बोला कि अगर ये नहीं होता ना तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनता, आप इसको बुरा बोल रहे हैं। तो पूछ रहा है सर तब तो यही अच्छा हो गया। मैंने कहा नहीं, दोनों अच्छा है। हाँ, दोनों के काम करने का तरीका डिफरेंट है। नहीं, अच्छा, तो ये था बेटा मेटाबॉलिज्म। और मैंने क्या कहा कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। व्हाई? बिकॉज there is no exception about metabolism। कोई ऐसा नॉन लिविंग मटेरियल नहीं है जो मेटाबॉलिज्म जो है करता हो। ओके, ये बात है। तो बेटा क्या हम यानी एनाबॉलिज्म किस वे में काम कर रहा है बेटे, कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा है, यानी बना रहा है, बिल्डिंग अप रिएक्शन बोला आपने ना, कंस्ट्रक्टिव वे में कर रहा है। अच्छा, और कैटाबॉलिज्म किस वे में काम कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा है। नहीं, तो क्या हम इसको एक और डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि बायोकेमिकल रिएक्शन, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिकल मतलब केमिकल, यानी बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल रिएक्शन
बाय कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर? नहीं, मेटाबॉलिज्म ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वे या मैनर में होते हैं। तो ये था आपका मेटाबॉलिज्म। ओके, ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फीचर। तो बेटे 3 फीचर आपने देख लिया, कौन कौन? ग्रोथ देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, मेटाबॉलिज्म देख लिया। अब 2 इंपॉर्टेंट और हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो जो इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, डिस्टिंक्टिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अच्छा, आप जानते हैं ना बेटे कि कोई भी लिविंग हो वो या तो यूनिसेल्युलर हो सकता है या तो मल्टी सेल्युलर, एक कोष की या बहुकोष की हो सकता है। तो भैया कम से कम एक सेल का तो बना होगा ना। यानी पहले शरीर बनना किससे शुरू होता है? सेल से। सेल जब और डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? गुच्छा, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बन जाता है? टिश्यू। फिर जब कई टिश्यूज मिल जाते हैं तो बन जाता है टिश्यू सिस्टम। अच्छा, जब कई टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो बन जाता है क्या? ऑर्गन, है नहीं? लिवर, हार्ट, किडनी ऑर्गन ही तो हैं। अच्छा, जब कई ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम, तंत्र बन जाता है। और जब कई ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। नहीं, ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो सिस्टम कैसे बना? जब कई ऑर्गन मिल गए, है ना। ये बात है बेटे। तो इसी को बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी सेल से ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट है बट मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वो क्या है? अगला है हमारा सेकंड लास्ट, वो है बेटे कॉन्शसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? कॉन्शसनेस। इसको बेटे हम हिंदी में बोलते हैं चेतना या भान होना, है ना। यानी आप एडजस्ट करते हैं, आपके आसपास कुछ हो रहा है, ये आपको पता तो चल रहा है ना। कैसे पता चल रहा है? तो आपके पास डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं। नहीं, जैसे कि गर्मी लग रहा है तो आप कहते हैं अरे आज बड़ी गर्मी है। कैसे पता चला आपको? सेंसरी ऑर्गन से। नहीं, तो कॉन्शसनेस जो होता है बेटे, ये चेतना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसको बोला आपने कॉन्शसनेस? किसको बोला बेटा आपने कॉन्शसनेस? कि आपको आसपास के सराउंडिंग्स का पता चल जाता है, चेतना भान लग जाता है कि गर्मी है कि ठंडा है। और आप जब गर्मी लग जाता है तो इसको स्टिमुलस बोले, उसने आपको उद्दीपन बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी आपको फील हो गया। तब आपका शरीर अब उसका जवाब देगा। कैसे जवाब देगा? तो शरीर से पसीना निकाल के जवाब देगा। यानी अल्टीमेटली क्या करना है शरीर ने? आपके शरीर का जो इंटरनल कोर टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमम रखना है। ऑप्टिमम मतलब न मैक्सिमम न मिनिमम। आपका शरीर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करता है 37 डिग्री, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ये ना बढ़ता है ना घटता है। क्यों नहीं? क्योंकि आपके शरीर में डिफरेंट सिस्टम्स इसको एक जैसा बना के रखते हैं, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, है ना। तो कॉन्शसनेस का डेफिनेशन क्या हो सकता है बेटा? इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी जो गर्मी लगा आपको कैसे पता चला? तो आप अवेयर थे, चेतना है आपको, और पसीना निकाल के शरीर ने उसका जवाब दिया।
है ना, या यूं कहिए कि कंससनेस इज द एबिलिटी, कंससनेस इज द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या स्टिमुलाई, है ना। यानी आपके ऐसे समझिए जैसे आप खड़े हैं, है ना, आप खड़े हैं और पीछे से आपके छोटे भाई बहन हाथ में गरम पिन सटा दिया, आप ऐसे करेंगे। यानी उसने जो गरम पिन चुभोया या सटाया वो क्या था, स्टिमुलस था, है ना। और आपको कैसे पता चला, तो आपके पास सेंसरी ऑर्गन है, टच से पता चलता है? जैसे कि कोई गंध या सुगंध होता है, करते हो ना, कैसे पता चला, स्टिमुलस है ना। और आपके शरीर में सेंसरी ऑर्गन है, तो फिर क्या करते हो आप, बंद कर ले, तो ये रेस्पॉन्स हुआ। तो आपके छोटे भाई बहन ने जो पिन सटाया वो क्या था, स्टिमुलस, और उसके बाद आपने उसको जो प्यार किया वो क्या था, रेस्पॉन्स। ऐसे समझिए कि आप रोड पे या पेड़ के पास जा रहे हैं, एक बहुत ही भयानक बड़ा सा कोबरा स्नेक मिल गया, आपने क्या किया, उसके पूंछ को पकड़ के हिला दिया, आपने क्या कर दिया, स्टिमुलस दे दिया उसको। उसके बाद जो आपके वो भरत मिलाप करेगा गले लग के, वो क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो एक बहुत बड़ा डॉगी जा रहा है, बुलडॉग जा रहा है, आपने उसके पैर में अपना पैर थोड़ा मार दिया, वो क्या कर दिया, स्टिमुलस। उसके बाद जो आपसे दोस्ती करेगा वो क्या होगा, रेस्पॉन्स। आई होप कि आप स्टिमुलस और रेस्पॉन्स समझ गए होंगे। तो ये बेटे कहां से आया, यानी ये एबिलिटी, इसी एबिलिटी को तो कंससनेस बोलते हैं ना। स्टिमुलस आपने ग्रहण किया क्योंकि आपके पास रिसेप्टर्स हैं, आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो आपने ग्रहण कर लिया स्टिमुलस को। नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कोई बाहर से दे रहा है, इंटरनल भी होता है। जैसे शरीर में आपको पेट दर्द होता है तो कैसे पता चलता है, वो इंटरनल स्टिमुलस है ना। और आप जो मेडिसिन खाते हैं या ट्रीटमेंट, वो रेस्पॉन्स हुआ। तो इसी एबिलिटी को तो हम कंससनेस बोलते हैं, है ना। अच्छा, हम लोग जो है बेटे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ कंससनेस होता है उनमें, उनको पता चल जाता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या कोई भूत तो नहीं आ रहा है ना। सेल्फ कंससनेस होता है। अच्छा, तो कंससनेस अगर तो हम एनिमल की बात करें, बेटे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम है ना, हमारे पास तंत्रिका तंत्र है इसको फील करने के लिए, और क्या है, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन है हमारे पास, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास। लेकिन क्या प्लांट में नर्वस सिस्टम होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। तब ये कैसे स्टिमुलस को गेट करता है, तो ये अपने बॉडी सरफेस से करते हैं, ये अपने बॉडी सरफेस से करते हैं। आप एग्जांपल लीजिए ना, आप जिसको बोलते हैं माइमोसा पुडिका, छुई मुई, आप एक लीफ टच कर देंगे, यानी स्टिमुलेट कर दिया आपने, और वो मुरझा जाएगा, वो रेस्पॉन्स था, है ना। यानी उनके पास भी एबिलिटी है क्या, आपके स्टिमुलस का जवाब देने का। तो ये एबिलिटी को ही तो हम कंससनेस बोलते हैं ना, ये बात है। तो आप एग्जांपल में ले सकते हैं माइमोसा पुडिका, इसको हम इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, है ना। अच्छा, अब बेटे इसी में से, मतलब कंससनेस में से 2 टर्म और समझिएगा प्लीज, मैं ऊपर लिख रहा हूं। होमियोस्टेसिस, टर्म को ब्रेक करना है। अगर आपको बायोलॉजी सीखना है, मैं कह रहा हूं सीखना है, सीखने और पढ़ने में अंतर होता है? आप बोलोगे क्या सर, तो आप एग्जांपल लीजिए ना, कि आप बचपन से जो पढ़े, यानी क्लास 1 2 3 से जो लेके पढ़े, वो पढ़ना था। लेकिन जो साइकिल होता है वो चलाना सीखते हैं कि पढ़ते हैं, आप सीखते हैं। तो मान लीजिए 2-3 साल आप साइकिल नहीं चलाए, और अब मैं दे दूं आपको, कहूंगा चलाओ, चला लोगे ना, बिल्कुल चला लोगे। तो देखा आपने
जो आपने सीखा था वो नहीं भूला। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्लास सेकंड में तुमने क्या पढ़ा था बताओ, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपने पढ़ा था। तो बेटे हमें पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है। एंड अगर आप, इफ यू आर एबल टू ब्रेक द टर्म, यू विल लर्न द बायोलॉजी अनडाउटेडली। तो हम लोग को अभी से यही करना है कि टर्म को ब्रेक करने सीखना है, और मैं आपको करवाते जाऊंगा। ओके तो बेटे होमियो, होमियो मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड हो, होमियो हो, इसका मतलब अगर आपके पास आइसो हो, होमो हो या होमियो हो, हीमो में नहीं बोल रहा हूं, वो अलग टर्म है, उसका मतलब ब्लड होता है। आइसो, होमो, होमियो, इस सब का मतलब क्या होता है बेटे? सेम। और स्टेसिस मतलब स्टेज, स्टेसिस मतलब स्टेज, ये आपके शरीर में होता है। कहने का मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, आपके शरीर के अंदर का इन्वायरमेंट या टेम्परेचर कांस्टेंट irrespective of external environment। कहने का मतलब बाहर चाहे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, क्या आपके शरीर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास होम्योस्टेसिस करने की क्षमता है, आपके पास वो ऑर्गन्स है, एडेप्टेशन करने का, अनुकूलन करने का ऑर्गन है। यानी आपका शरीर ऐसे में क्या करेगा? तो एडेप्टेशन, कैसे इसको मेंटेन करेगा? एडेप्टेशन है आपके पास, ये सभी में नहीं होते। अनुकूलन की क्षमता है। क्यों सर? तो देखो ना, इंटरनल कोर टेम्परेचर आपका कितना है? एग्जैक्ट जो है वो आपका 36.8 डिग्री है, लेकिन इसको आप मिला के 37 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये आपका कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है बेटे? तो एडेप्टेशन के लिए आपके पास, जैसे मान लीजिए बेटे स्वेट ग्लैंड है आपके पास, पसीने की ग्रंथि है, हाँ, तो ये क्या सिक्रीट करेगा? पसीना, स्वेट। इसने क्या किया? अगर टेम्परेचर बढ़ा बाहर का, तो अब देखिए बाहर ये इन्वायरमेंट है बेटा, मान लीजिए, ठीक, यहां टेम्परेचर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आपके शरीर में मान लीजिए ये आप हैं, अभी कम है, 37 है, तो क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर विल इंटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। फिर ये स्टिमुलस हो गया, लेकिन आपका शरीर क्या जवाब देगा? किसकी सहायता से? स्वेट ग्लैंड्स है, लो पसीना निकाल दिया, यानी जो हाई टेम्परेचर है उसको रेडिएट कर दिया पानी के रूप में, और आपका शरीर ठंडा हो गया, यानी 37 का 37 बना हुआ रह गया, है ना। तो बेटे दो टाइप के कंट्रोल हैं आपके शरीर में। कौन कौन? एक है, चूंकि यहां टेम्परेचर की बात किया, तो इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मतलब हीट, और रेगुलेशन मतलब कंट्रोल या मेंटेनेंस। अच्छा, एक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मतलब वाटर एंड सॉल्ट्स या आयंस, और रेगुलेशन मतलब क्या? कंट्रोल या मेंटेनेंस। अब थर्मो तो बता दिया मैंने आपको, ऑस्मो समझो। जिस दिन हम कम पानी पीते हैं या कहीं जर्नी पे होते हैं, नहीं पी पाते हैं, उस दिन देखना कि यूरिन का कलर अ बिट येलोइश होता है। क्यों? क्योंकि आपका किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, उसको पता चल जाता है कि आज हमारे मालिक ने कम पानी पिया है, तो आज ज़्यादा पानी बर्बाद हम यूरिन में नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। इसके लिए आपके पास ऑर्गन है। तो ऑस्मो रेगुलेटरी, ऑस्मो मतलब वाटर एंड सॉल्ट्स, और रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करने वाला। तो किडनी है आपका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, है ना। तो ये था बेटा होम्योस्टेसिस और एडेप्टेशन। ओके, अच्छा, अब एक बात आपको और समझना है। वो क्या समझना है बेटे? तो आइए बताता हूं।
आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 5 में अगर आप देखेंगे, हम लोग को सब कुछ करना है। आपको बोला था कि लाइन बाय लाइन देखना है और हर क्वेश्चन मार्क को इलैबोरेट करना है, ध्यान रहे, नहीं छोड़ना है हम लोग को। मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, बेसिक तो हमारा एनसीईआरटी है। हाँ, एनसीईआरटी वाले बेसिस को जितना स्ट्रेच करना है आपको, आप जरूर करें, यानी आपके टीचर जरूर करें, लेकिन उससे बाहर हमको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें नीट क्रैक करना है ना। अभी हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, अभी नीट क्रैक करना है। ओके, रिसर्च करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 में है बेटा, एक सिचुएशन है कि आर सच पेशेंट्स, अभी मैं आपको पेज नंबर 5 का वो क्वेश्चन मार्क बता दूं, साथ साथ करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है बेटे कि वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स। हमने देखा है हॉस्पिटल में पेशेंट कोमा में जब चले जाते हैं तो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होता है, वेंटिलेटर पे होता है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, यानी पेशेंट जो है ब्रेन डेड है, अभी उनको सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है ना। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शसनेस, उनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, उनको अभी नहीं पता है। तो क्वेश्चन मार्क है बेटे कि आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। आप क्या कहते हो, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? जो पेशेंट कोमा में चला गया वो पेशेंट लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अरे भाई वो लिविंग ही है। हाँ, उनके पास सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है, लेकिन क्या उनके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि नहीं? आरबीसी बन रहा है कि नहीं? एटीपी बन रहा है कि नहीं? एनर्जी बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। यानी अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो लिविंग है कि नहीं है? हाँ, वो बायोलॉजिकली जरूर डेड है फिलहाल, लेकिन अभी फिजियोलॉजिकली अभी वो अनकॉन्शियस है, लेकिन बायोलॉजिकली अभी वो लिविंग है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कभी वापस ना आए, लेकिन अरे सिंपल सा समझिए ना बेटे, अगर वो कोमा में होता, अगर वो मर गया होता तो उसको वेंटिलेटर पे क्यों रखा जाता? उसको तो श्मशान या दफना दिया जाता ना। तो इसका मतलब है कि उसमें अभी कॉन्शसनेस, मतलब केमिकल कॉन्शसनेस है, अभी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो वो पेशेंट जो है अभी कोमा में जो पेशेंट चले जाते हैं उसको कोमाटोज्ड पेशेंट बोलते हैं, यानी वो क्या है बेटे? लिविंग है वो, है ना। ये बात है। और बेटे जो हमारा लास्ट है वो है डेथ। यह होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, यह होना जरूरी है। इसलिए होना जरूरी है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 चीजों से बना होता है। जब आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, और देखिए ना रामचरितमानस में भी एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, क्या? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ठीक है, क्षिति मतलब होता है क्या? पृथ्वी। जल मतलब जल, पावक मतलब अग्नि, क्षिति जल पावक, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब हवा, वायु। इन 4 चीज़ों से मिलके शरीर बना हुआ, 5 चीज़ों से मिलके हमारा शरीर बना होता है। और जब डेथ होता है तो जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिशन हमने प्लांट से लिया, प्लांट ने कहाँ से लिया था? जमीन से ही ना। तो हमारा शरीर अंततः कहाँ चला जाएगा? यानी जो चीज़ हमने यहाँ से लिया था वो चीज़ हमें यहीं देना है, तभी ये इकोसिस्टम चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा, है ना। तो ये जो है डेथ बेटा, ये है, दिस इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। ओके बेटा, तो इस तरह हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, यानी डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे, वो खत्म हुआ।